Hello my dear student. Today we are going to discuss about a most common amphibians, that is frog. Let's discuss about, तो चलो इसे समझते हैं फ्रॉग है क्या। तो फ्रॉग का ये डायग्राम है, रफ डायग्राम। फ्रॉग में अगर देखा जाए पूरे बॉडी को दो हिस्से में बांटा गया है। एक है इसका हेड और दूसरा है ट्रंक। ये पूरा बॉडी को क्या बोलेंगे? ट्रंक। जैसे होता है सर और धड़, ठीक है ना, वैसे ही इसका बॉडी दो हिस्से में बांटा गया है, हेड और ट्रंक में। इसके पास टेल नहीं है, इसके पास टेल नहीं है। मेनली हेड, ट्रंक और टेल में होता है, या फिर हेड, नेक और ट्रंक और टेल होता है। जैसे हम लोग का क्या है, हेड है, नेक है, ट्रंक है और टेल भी होता था, अब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एम्फीबियन है, हम लोग से थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का है, तो इसके पास हेड है और ट्रंक है, ठीक है। फिर देखने के लिए इसके पास भी आंख है, वन पेयर, दोनों तरफ आंख होगा। एक्सटर्नल नैरिस है, सांस लेने के लिए, नाक का छेद जो है। माउथ है, खाने के लिए। टिम्पैनम है, सुनने के लिए। इसके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है, पिन्ना नहीं है। पिन्ना मैमल्स का फीचर्स होता है, एक्सटर्नल ईयर मैमल्स का फीचर्स होता है। इसलिए इसमें बस कान के अंदर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, डायरेक्ट इसके पास वही है, टिम्पैनम। फिर इसके पास, क्योंकि ये टेट्रापोडा में आता है, तो 4 फोरलिम्स होंगे, 4 लिम्ब होंगे इसके पास। 2 फोरलिम्ब होंगे, 2 हैंडलिम्ब होंगे, 2 फोरलिम्ब और 2 हैंडलिम्ब। इसके स्किन पे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं इस तरह से, दाग। ये वर्टिब्रल लाइन है, यहां से दिखा रहा है कि इस लाइनिंग से इसका वर्टिब्रल कॉलम गया है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स है तो वर्टिब्रल कॉलम तो होगा ही। ये हैंड लिम्ब है, पीछे का पैर है, इसका ये थाई है, जांघ है ये, ठीक है। और ये इसका पेट है, ये फोर आर्म है। ये सब जो अंगुली दिखाई दे रहा है, ये सबको डिजिट बोलते हैं। ये हाथ का काम कर रहा है तो हैंड डिजिट बोल देंगे। ये पैर का डिजिट हो गया। और इस हैंडलिंग में देखो क्या है, वेव लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वेव लाइक। मतलब हम लोग के अंगुली जैसा अलग अलग नहीं है, अंगुली के बीच में वेव है। जैसे बत्तख में देखते हो ना, पैर में, वो उसको तैरने में हेल्प करता है, तैरने में हेल्प करता है। तो इसका जो डिजिट है वो वेब डिजिट। तो इतने सारे ऑर्गन्स हैं, बाहर से जो दिखते हैं इतने सारे ये ऑर्गन्स हैं। बाकी हम लोग इंटरनल स्टडी करेंगे, ठीक है ना, अंदर में क्या क्या पाया जाता है इसके। बाहर से बस इतना ही इसके फिगर में। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग है। फ्रॉग का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो उसका फाइलम, किंगडम अगर देखें तो एनिमल किंगडम होगा। किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम में बांटा गया है। फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है ना, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। सब फाइलम, फाइलम को भी छोटे छोटे फाइलम में बांटा गया, जिसको सब फाइलम बोलते हैं। और सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा। फिर फाइलम को सुपर क्लास में बांटा गया, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब जो जिसके पास 4 पैर वाले को टेट्रापोडा बोलते हैं। क्लास है एम्फीबिया, क्योंकि ये पानी और जमीन दोनों पे चल रहता है। जीनस है राना और स्पीसीज है टिग्रीना। तो हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रॉग के एक बहुत ही फेमस फीचर्स के बारे में।
उसका फीचर्स है। तो अगर फ्रॉग का नाम देखें तो राणा टिग्राना होता है और फ्रॉग के जैसा दिखने वाला ही टोड होता है जिसको बुफ्फो बोलते हैं। अब बुफ्फो और टोड में फर्क क्या है? तो सबसे कॉमन फर्क ये है कि टोड हैव पॉइजनस ग्लैंड। टोड के पास क्या है? कुछ ग्लैंड होता है जो जहर बनाता है। उसके स्किन में पॉइजनस ग्लैंड होता है जो जहर बनाता है, जहरीला होता है, ठीक है ना, टोड, जो कि फ्रॉग में एब्सेंट होता है। फ्रॉग के स्किन में एब्सेंट होता है, नहीं होता है फ्रॉग, ठीक है ना। अब इसका ये पहला फीचर्स है क्वाइकिलोथर्मल। क्वाइकिलोथर्मल मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। क्वाइकिलोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड, और कोल्ड ब्लडेड उसको बोलते हैं जिसका ब्लड बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता, ठीक है ना। जिसका ब्लड एक तरह से बोल सकते हैं कि ठंडा में ठंडा हो जाएगा, गर्म में गर्म हो जाएगा, यानी कि उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रेगुलेट करेगा, खुद से रेगुलेट नहीं करेगा। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर खुद से रेगुलेट करते हैं, इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं? होम्योथर्मल। लेकिन इसे क्वाइकिलोथर्मल बोला गया है क्योंकि ये अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसको ठंडा में भी, ज्यादा ठंडा में भी प्रॉब्लम है और ज्यादा गर्मी में भी। तो बहुत ज्यादा ठंडा से बचने के लिए ये विंटर स्लीप में चला जाता है, जिसको बोलते हैं शीत निद्रा। मतलब विंटर सीजन में क्या करेगा? अपने आप को मतलब सो जाएगा, ये एकदम अपना मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम स्लो कर लेगा। मतलब कुछ लगेगा ही नहीं कि जिंदा है। मिट्टी में बील बनाकर अंदर दब जाएगा, मिट्टी के अंदर। वही हाल समर में भी होता है, गर्मी के सीजन में भी। गर्मी के सीजन में क्या होगा कि जिस मिट्टी में कीचड़ वगैरह में रहता ही, कीचड़ के अंदर एकदम घुस जाएगा और ऊपर से मिट्टी सूख जाएगा और उसी के अंदर दब जाता है, कीचड़ के अंदर ही दब जाता है, नहीं मरता। तो समर में एस्टिवेशन करता है, इसको बोलते हैं, समर में जो सोने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, और विंटर में जो सोने का प्रक्रिया है उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। इसलिए लिखे हैं एस्टिवेट इन समर। समर में जो सोने जाएगा उसको बोलेंगे एस्टिवेशन, और विंटर में जो सोने जाएगा उसको बोलेंगे हाइबरनेशन। तो विंटर स्लीप, समर स्लीप बोलते हैं। कैन नॉट रेगुलेट, वही के क्वाइकिलोथर्मल कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को अपना रेगुलेट नहीं कर सकता, तो इसको ठंड में भी प्रॉब्लम होगा और गर्मी में भी। तो फ्रॉग का दूसरा प्रॉपर्टी है कमाउफ्लेज। कमाउफ्लेज वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसमें कोई भी एनिमल अपने बैकग्राउंड के कलर के जैसा अपना कलर बना लेता है, ठीक है ना। बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है, मतलब जहां पर रहेगा अपने आप को छिपाने के लिए उसी के कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कमाउफ्लेज वो प्रॉपर्टी है जो उसके दुश्मन से उसको बचाता है। मान लो कहीं पे, अब यहाँ पर मेढक बैठा हुआ है, मान लो ब्लैक बोर्ड पे, तो ब्लैक जैसा हो जाएगा, दूर से नहीं दिखेगा उसके दुश्मन को कि वहां पर मेढक बैठा हुआ, ठीक है। तो जहां पर जैसा बैकग्राउंड कलर होगा वैसा ही अपने कलर चेंज कर लेगा, जैसे गिरगिट चेंज करते। तो इसमें भी कमाउफ्लेज का प्रॉपर्टी है। किस लिए है? ताकि ये प्रोटेक्टिव कलरिंग प्रॉपर्टी एल्सो कॉल्ड मिमिक्री, इसको मिमिक्री भी बोलते हैं। कमाउफ्लेज का जो प्रॉपर्टी है, रंग बदलने का जो प्रॉपर्टी है,
उसको क्या बोलते हैं? मिमिक्री। मिमिक्री मतलब एक तरह से कॉपी कर रहा है। मिमिक्री मतलब कॉपी कर रहा है। किसका कॉपी कर रहा है? अपने बैकग्राउंड की कलर से, ठीक है ना, ताकि दूर से उसके दुश्मन को दिखे नहीं। स्किन इसका कैसा होगा? स्मूथ। मेढक को हाथ में पकड़ोगी तो चिकना फील होगा, ठीक है ना, और फिसल जाएगा। वो फिसल सकता है क्योंकि उसका स्किन हमेशा गीला रहता है। क्यों गीला रहता है? क्योंकि उसके स्किन में से क्या निकलते रहता है? म्यूकस। क्या निकलते रहता है? म्यूकस, एक लिक्विड मटेरियल, जिसके कारण उसका स्किन कैसा हो जाता है? स्लिपरी। स्लिपरी मतलब फिसलने वाला। कलर की बात करें तो डॉर्सल पार्ट होता है ऑलिव ग्रीन। डॉर्सल पार्ट मतलब पीठ वाला पार्ट, मतलब ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट कैसा होगा? ग्रीन। और सामने पेट वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट येलो, पेल येलो बोलेंगे। ऑलिव ग्रीन और पेल येलो। ऊपर से ऑलिव ग्रीन और नीचे से पेल येलो। याद रखना कलर। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है, ये प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी है, इसको प्रोटेक्शन देता है। किससे? इसके दुश्मनों से। दुश्मन को दिखेगा ही नहीं कि वहां पर मेढक है, क्योंकि जहां पर रहेगा उसके जैसा अपना कलर के रंग में रंग जाएगा। फ्रॉग का बॉडी जो होता है वो एडेप्टेड होता है किस चीज के लिए? एडेप्टेशन मतलब अपने आप को जिस कंडीशन में रह रहा है उसके लायक बनाना, ठीक है ना। तो बॉडी इसका किसके लायक है? ऐसा इसका बॉडी का शेप है जिसके कारण इसको तैरने में भी सुविधा मिलता है, कूदने में भी सुविधा मिलता है, और बिल बनाने में भी, बुराविंग मतलब बिल बनाने में भी हेल्प मिलता है। इसका जो मुंह है कॉनिकल, नोकीला, जिसको स्नॉट बोलते हैं, बुराविंग में हेल्प करता है। और इसका जो पैर में मेम्ब्रेनस वेब है, पैर के डिजिट में इस तरह से नहीं है, उसके बीच बीच में वेब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके कारण ये पानी को ज्यादा से ज्यादा पीछे करके तैर सकता है, ठीक है ना। और स्विमिंग कर सकता है, और कूदने वाला क्षमता। दो पैर बड़ा बड़ा है जो कूदने में हेल्प करेगा। बॉडी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। बॉडी को, पूरे बॉडी को 2 हिस्से में बांटा गया है, हेड और ट्रंक में। इसमें नेक और टेल नहीं होता। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। पानी में रहता है लेकिन पानी पीता नहीं है। क्यों नहीं पीता है? क्योंकि इसके पास जो स्किन है वो बहुत ही पतला है। ये स्किन से ही पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। स्किन से ही पानी एब्जॉर्प्शन होते रहता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होते रहता है। हेड का अगर शेप देखे तो ट्रायंगुलर होता है, ठीक है ना, त्रिकोण के जैसा। और उसका आगे वाला पार्ट नुकीला होता है, कॉनिकल, जिसको बोलते हैं स्नाउट। तो स्नाउट कॉनिकल पार्ट ऑफ माउथ जो है, हेड है, उसी को बोल रहे हैं स्नाउट। तो अब हम लोग फ्रॉग के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सांस लेने के लिए इसके पास नाक का छिद्र है, जिसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। वन पेयर होता है, एक जोड़ा, दो नोस्ट्रिल होगा। आई भी 2 ही होगा, आई भी 2 ही होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी 2 होगा, 1 पेयर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है? इसका कान है, सुनने में मदद करता है, ठीक है ना। तो इसके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है, सिर्फ क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। दोनों तरफ एक एक है, आंख के नीचे, जिसको बोल 1 पेयर लिखते हैं। वोकल सैक भी 1 पेयर है। वोकल सैक इसका वो ऑर्गन है जो आवाज निकालता है,
आवाज निकालने में मदद करता है। जो मेढक टरटराता है ना, इसी से आवाज निकालता है, वोकल साइड। एक वन पेयर होगा। ब्रॉ स्पॉट अभी फिगर में देखे थे, पूरे बॉडी पे एक लाइन गया है बीच से, बॉडी के बीच से एक लाइन गया है। कहां पर है? मिड डोर्सल रीजन पे है, मतलब ऊपर वाला पार्ट में है, ऊपर वाला पार्ट के बीच में, वही लिखा है मिड डोर्सल रीजन। एक लाइन है जो कि डोर्सल रीजन में बीच में गया। आई वन पेयर है, 2 आंख है, लेकिन इसका आंख में खासियत ये है कि हम लोग में तो एक ही आईलिड है ना, जिससे आंख बंद करते हैं खोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके पास 3 आईलिड है, 3 आईलिड्स। सबसे ऊपर वाला आईलिड है जो मूव नहीं करता है, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाला आईलिड मूव नहीं करता है। उसके नीचे वाला आईलिड जो है वो मूवेबल है, उसको बंद खोल सकता है, ओपन क्लोज कर सकता है। थर्ड आईलिड जो है वो बहुत ही पतला है, जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ही हमारे पास भी था, मतलब हमारे एंसेस्टर ही है, मेढक एंसेस्टर है हमारा। तो वही बताता है कि हमारे में जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो काम करना बंद कर दिया। हमारे में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन थोड़ा सा एकदम बचा हुआ, आंख के एकदम कॉर्नर में। तो वही निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसके पास पूरा होता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसके आंख पे पूरा होता है, और वो भी मूवेबल होता है। उससे क्या होता है कि ये बंद आंख, मतलब बिना बंद किए पानी में खोले रह सकता है। मतलब पानी के अंदर रहेगा, कीचड़ के अंदर रहेगा, तो आंख में डस्ट वगैरह जा सकता है ना। तो डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका आंख पे एक हमेशा आईलिड लगा हुआ होता है, जो एकदम पतला होता है। मतलब ये आंख बंद करके भी देख सकता है। मतलब आंख बंद करने का मतलब ये नहीं है कि तीनों आईलिड बंद हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है, जो पतला सा मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब एक तरह से उसका बोल सकती हो चश्मा लगाए हुए रहता, नेचुरल ग्लास। तो ये जो है थर्ड आईलिड जो है ये प्रोटेक्ट करता है किससे? प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड वाटर, मड, कीचड़ भी होता है, एंड डस्ट। उसके आंख को कीचड़ और धूल से बचाता है, क्योंकि पानी में जाएगा तो आंख को प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है ना। जैसे हम लोग भी जब पानी में तैरने जाते हैं तो एक खास तरह का चश्मा मिलता है, उसको लगा के जाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही इसका नेचुरल वैसा बना हुआ है ताकि इसका आंख में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमेशा कीचड़ में घुसा हुआ रहता है, तो आंख में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके आंख के कॉर्निया को बचाता है कौन? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये हमारे अंदर वेस्टिजियल हो चुका है, मतलब काम करना बंद कर चुका है, क्योंकि हम लोग पानी में नहीं रहते हैं, कीचड़ में नहीं रहते हैं, हम लोग पानी से बाहर हो गए, ठीक है ना। तो जैसा जो इन्वायरमेंट में रहता है वैसे ही उसका बॉडी भी धीरे धीरे बदल जाता है। तो ये पानी में रहता है तो पानी में रहने लायक इसका बॉडी बना हुआ है। तो इसके पास याद रखना 3 आईलिड होता है। एक जो है इमूवेबल रहता है, उसको बंद खोल नहीं सकता है। एक होता है जो मूवेबल है, उसको बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। और एक जो रहता है जो हमेशा लगा होता है, जो पानी के अंदर रहता है, ताकि उसका आंख मड और डस्ट से प्रोटेक्टेड रहे। तो इसमें ब्रॉ स्पॉट होता है। ब्रॉ स्पॉट जो मेढक में छोटा छोटा दाग उसके शरीर पे रहता है। कैसा होता है? छोटा छोटा सर्कुलर, मतलब गोल, और लाइट कलर, मतलब हल्का कलर का, ठीक है ना।
जिसको ब्राउन स्पॉट बोलते हैं। उस दाग को, स्पॉट को क्या बोलते, स्पॉट मतलब दाग, तो ब्राउन स्पॉट बोलते हैं। छोटे छोटे जो दाग होते हैं उसके बॉडी पे लाइट कलर के। वोकल सैक, वोकल सैक उसके गला में वोकल सैक होता है जो उसको आवाज निकालने में हेल्प करेगा। तो थ्रोट ऑफ द मेल फ्रॉग, और ये मेनली मेल फ्रॉग के पास होगा, ठीक है ना, मेल फ्रॉग के पास होगा जो उसके आवाज को हाई पिच में बदल देता है। हाई पिच मतलब जैसे कि क्या होता है कि हम लोग में, ह्यूमंस में जो मेल होता है उसका आवाज लो पिच का होता है, उसका आवाज लो पिच का होता है, और फीमेल का आवाज हाई पिच का होता है। जितना हाई पिच होगा उतना पतला आवाज निकलेगा, ठीक है। तो मेढक का भी आवाज थोड़ा लाउड निकालने के लिए कैसा हो जाता है, हाई पिच का। और हाई पिच बनाने में हेल्प कौन करेगा, वोकल सैक। वोकल सैक एक ऐसा ऑर्गन है जो इसको, इसकी आवाज को हाई पिच में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ज्यादा सुनाई देता है। जो क्रॉकिंग करता है, जो टर्टर का आवाज है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉकिंग। तो क्रॉकिंग मेल करेगा ना, कब करेगा, जब उसका ब्रीडिंग सीजन आएगा, मतलब बच्चा पैदा करने का समय आएगा, वही बरसात के दिन। बरसात के दिन में ब्रीडिंग सीजन आता है, उस समय मेढक टटराना स्टार्ट कर देता है। और कैसे टटराता है, वोकल सैक की मदद से। तो ये मेल का पहचान भी है। मेढक में मेल का पहचान क्या है कि वो टटराता है, उसके पास वोकल सैक है। और एक और है पहचान, वो आगे देखेंगे। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सुनने में मदद करेगा। जैसे हम लोग का ईयर ड्रम होता है, जिसको कान का पर्दा बोलते हैं, तो कान का पर्दा ही इसके पास है। हम लोग के पास एक्सटर्नल ईयर भी है, जिसको पिन्ना बोलते हैं, अंदर में है ईयर ड्रम, ठीक है ना। लेकिन इसके पास डायरेक्ट ईयर ड्रम ही है, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या करेगा, सुनने में मदद करेगा, ठीक है। तो मेढक को बोलते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर ये आता है, ठीक है ना। टेट्रापोडा यानी कि 4 लिम्स। उसके पास कितना, 4 पैर होगा। अब ये 4 लिम्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 लिम्स और हाइड लिम्स। ये 4 लिम्स मतलब होता है आगे का पैर, ठीक है ना, आगे का पैर। और हाइंड लिम्ब मतलब पीछे का पैर। ये आगे होता है और ये पीछे। अब ये 4 लिम्ब में क्या होता है कि 4 ही डिजिट होता है। इसके आगे वाले पैर में 4 ही अंगुली होता है, अंगूठा नहीं होता है, ठीक है ना। और 4 डिजिट तो होता है, और 4 डिजिट के फर्स्ट डिजिट में पहला अंगुली जो होता है, पहले अंगुली में एक खास तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेटरी पैड ये मेल का पहचान है, मेल मेढक का पहचान है, फीमेल में नहीं होता। मेढक भी डाइमॉर्फिज्म दिखाएगा। मेल फीमेल को पहचानना है तो उसके अंगुली को देखो। कौन से अंगुली को, आगे वाला पैर का अंगुली। आगे वाला पैर का अंगुली का पहला डिजिट फर्स्ट डिजिट में होगा कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेटरी पैड ये क्या करता है, ये कॉपुलेशन के दौरान फीमेल को पकड़ने में हेल्प करता है। फीमेल को पकड़ने में हेल्प करेगा कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट होता है, जैसे हम लोग में भी 5 अंगुली होता है, इसमें भी 5 अंगुली होता है। लेकिन क्योंकि ये तैरता है तो तैरने जैसा एडेप्टेशन भी है इसके पैर में। क्या एडेप्टेशन है, तो ये वेव लाइक स्ट्रक्चर है,
जो ज्यादा से ज्यादा पानी को पीछे करने में, हटाने में हेल्प करता है, जिससे वे तैर सकता है। ठीक है ना, जैसा कि बत्तख में भी देखने को मिलता है, बत्तख के पैर में। तो उसी तरह का वेव, इसको बोलते हैं वेव लाइक स्ट्रक्चर। तो मेम्ब्रेनस फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसको वेव बोलते हैं, और इसको ये हेल्प करता है किस चीज में? तैरने में। चलो देखो, तो अभी तक हम लोग मेढक का, फ्रॉग का आउटर स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी देख रहे थे। ठीक है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे। अब हम लोग इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि अंदर में क्या क्या है, किस तरह से वो सांस लेता है, किस तरह से खाना पचाता है, किस तरह से एक्सक्रेटरी मटेरियल को बाहर निकालता है, किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो अगर बॉडी के अंदर जाएंगे तो बॉडी के अंदर दिखेगा सिस्टम, क्योंकि सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिस्टम में सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो इसे सांस लेने में मदद करेगा, गैसेस एक्सचेंज में मदद करेगा। गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द एनवायरमेंट। कहां से सांस लेगा वो? अपने एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट मतलब वातावरण। तो वातावरण में क्या है उसके? दोनों चीज है, हवा भी है और पानी भी है। वाटर वाले एनवायरमेंट में भी रहता है और एयर वाले एनवायरमेंट में भी रहता है। तो दोनों एनवायरमेंट में रहता है। तो दोनों में सांस लेने के लिए अलग अलग टाइप का रेस्पिरेटरी मेथड है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वही लिखे हैं, फ्रॉग कैन रेस्पायर वाटर एंड एयर बोथ। पानी में भी सांस ले सकता है और हवा में भी, हवा से भी। क्योंकि पानी में रहेगा तो पानी में ही सांस लेना पड़ेगा, और जमीन पे रहेगा, लैंड पे रहेगा तो हवा। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया है, दोनों को डिस्कस करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो तीन तरह से मेढक सांस ले सकता है, तीन तरह से। फर्स्ट है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सेकेंड है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और थर्ड है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन 35% होता है, और कैसे होता है? स्किन के थ्रू। मेढक का स्किन बहुत ही पतला होता है और मॉइस्ट होता है, जिसके कारण हवा उसमें डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज होकर अंदर चला जाता है। और स्किन के नीचे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जिसके कारण एयर बाहर से ही डिफ्यूज हो जाता है डायरेक्ट ब्लड में। ठीक है ना, ये कब होगा, इसका यूज कब करेगा? तो जब वाटर में रहेगा, या फिर जब हाइबरनेशन में जाएगा, एस्टिवेशन में जाएगा, यानी कि समर स्लीप में जाएगा और विंटर स्लीप में जाएगा। उस समय वो सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि एकदम इनएक्टिव हो जाता है, सो जाता है। तो उस समय वो नाक से सांस नहीं लेगा, लंग्स से सांस नहीं लेगा, स्किन ही मतलब उसका एक्टिव रहता है। मतलब कुछ शरीर काम ही नहीं कर रहा है, तो हवा जो टकरा रहा है उसके शरीर से वही अंदर जा रहा है। ठीक है ना। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वाटर में, और हाइबरनेशन और रेस्टिवेशन के दौरान क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। ठीक है ना। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स। ठीक है ना। लंग्स से जब सांस लेगा तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग भी लंग्स से सांस लेते हैं। और लंग्स से मतलब लंग्स से सांस कब लेगा? जब वो पानी के बाहर में रहेगा, जब वो लैंड पे रहेगा। लैंड पे सांस लेने के लिए लैंड पे वही सांस ले सकता है जिसके पास लंग्स। ठीक है ना। अगर लंग्स नहीं होगा तो नहीं सांस ले पाएगा हवा से। हवा मतलब एटमॉस्फेयर से हवा खींचने का पावर लंग्स के पास। लंग्स का उस तरह का मैकेनिज्म है जिसके कारण वो हवा को खींच सकता है। तो इसके पास भी लंग्स है, और लंग्स से ही ज्यादा सांस लेता है जब लैंड पे होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द एयर, एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है
उससे सांस लेना। फिर है बक्कोफेरेंजियल कैविटी, थोड़ा सा इसका भी यूज करता है, लगभग 9%। जब जमीन पे ही रहेगा तो मुंह से सांस लेगा, मुंह से सांस लेगा मतलब नेयर्स के द्वारा ही हवा जाएगा, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल नैरिस है उसी से हवा जाएगा। लेकिन हम लोग देखे हैं कि माउथ का और गला का दोनों का रास्ता एक ही हो जाता है। तो इसके माउथ और गला का जो फैरिंग्स है, फैरिंग्स होता है अंदर, तो माउथ और फैरिंग्स में बहुत ज्यादा ब्लड का सप्लाई है। तो जैसे ही वहां पर हवा टकराता है, अंदर जाता है, तो वहां पर से भी गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, वहां पर से भी गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो इस तरह से है, इस तरह से यहां से हवा जा रहा है ना, तो ये माउथ है, ये फैरिंग्स है, तो ये सब जो लाइनिंग में है ना, ये सब में ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही हवा जाता है तो वो डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी उसी को बोलते हैं जहां पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। वही लिखे हैं, रेस्पिरेशन बाय ओरल कैविटी, मुंह के अंदर वाला कैविटी जो भाग है उसको ओरल कैविटी बोलते हैं। उस ओरल कैविटी में एक बड़ा सा नेटवर्क है, किस चीज का? ब्लड कैपिलरीज का, पतले पतले ब्लड कैपिलरीज का। उसमें जैसे ही हवा जाएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड कैपिलरी।